नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी ख़त्म हो गई है। उसके बाद आज से हम क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू करेंगे NCERT, फिर क्लास 7 की ज्योग्राफी होगी, फिर इसी के साथ क्लास 8 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम ख़त्म करके 6 to 8 जो है पूरा हम SST का पेपर कवर कर लेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देंगे। तो इसी क्लासेस के अंतर्गत आज से हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज हम। इसके बाद क्लास 7 हिस्ट्री के और चैप्टर्स रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जो कि क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि अल इदरीसी एक अरब भूगोलवेत्ता था। इसने 1154 में एक नक्शा बनाया था। ध्यान रखिएगा, अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता था। प्रश्न क्या बना था? अल इदरीसी है एक अरब भूगोलवेत्ता, पहला ऑप्शन था। दूसरा था इसने 1154 में एक नक्शा बनाया, दूसरा ऑप्शन था। तीसरा कथन था कि इसने दक्षिण भारत और श्रीलंका को उत्तर भारत की जगह पर दिखाया था, तीसरा कथन था। पूछा गया था निम्न में से कितने कथन सही हैं, तो तीनों कथन सही थे, क्योंकि इसने अपने नक्शे में क्या किया था? दक्षिण भारत और श्रीलंका को आज जहाँ उत्तर भारत है वहाँ दिखा दिया था। इसका नक्शा गलत था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हास ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो मिन्हास उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र के बीच का जो स्थान था उस इलाके से किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसका राजनीतिक अर्थ था, हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ था, और ये दिल्ली के सुल्तान का अधिकार क्षेत्र में आता था। जितना क्षेत्र दिखाया गया है, पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का क्षेत्र। सल्तनत के प्रसाद के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। तो जैसे जैसे सल्तनत बढ़ी, जैसे जैसे कब्जे कर लिए सल्तनत काल में जो ये सल्तनत का प्रसार हुआ दिल्ली के सुल्तानों का, वैसे वैसे हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भी बढ़ता गया, उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का भी स्तर बढ़ता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ध्यान रखिएगा, बाबर ने किसके लिए किया? बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ कुछ समान था, और ऐसा ही कुछ अर्थ में प्रयोग हिंद शब्द का किया था अमीर खुसरो ने। हिंद शब्द का अर्थ उन्होंने किस लिए किया था? इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और संस्कृति के लिए किया था। बाबर का भी यही यूज था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उनके लिए और इनकी संस्कृति के लिए किया था। अगला पॉइंट है परदेशी, अजनबी और विदेशी शब्द का अर्थ क्या है? कि कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का न हो वो परदेशी या अजनबी उस समय कहा जाता था। कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज व संस्कृति का न हो। अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार ऐसा स्थान है जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। तो अभिलेखागार क्या है? ऐसा स्थान है जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार हैं। तो आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जो अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के जो रिकॉर्ड है उसको रखा जाता है, लेन देन के रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को सुरक्षित संग्रहित करके रखा जाता है। आगे देखते हैं। 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार 1358 में लिखा था। इसके 2 वर्ष बाद पूछ सकता है, बहुत कम ही चांस है पूछने का, लेकिन ध्यान रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा था, दूसरा 2 वर्ष बाद लिखा। पेपर टफ करना होता है तो जो NCERT के छोटे छोटे बिंदु हैं बुक में, उससे भी पूछ लेते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती है। ध्यान रखिएगा, फारसी और अरबी में लिखावट की दो तरीके की शैली थी, वो बहुत प्रचलित थी। नस्तलिक थी, जो बाईं ओर से लिखी जाती थी और वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते थे। फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान था। जो शिकस्त लिपि थी, इसको क्या कर लीजिए, शिकस्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी, अधिक सघन होती थी, संक्षिप्त होती थी और कठिन होती थी। ध्यान रखिएगा, 2 लिपि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से लिखी जाती थी, वर्ण जोड़ के धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती थी, और फारसी और भी जानकार जो थे, इतिहासकार भी जो थे, इस लिपि को पढ़ना आसान था, वो मानते थे। शिकस्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी, अधिक सघन होती थी, संक्षिप्त मतलब छोटे में लिखा जाता था, बहुत
चिपक के मतलब बहुत स्पेस दो शब्दों के बीच में बहुत कम होता था और कठिन होती थी। ध्यान रखिएगा, शिकस्त लिपि कठिन होती थी, अधिक सघन संक्षिप्त होती थी। राजपूत शब्द देख लेते हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत के शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं में होते थे। मतलब कि राजपूत का केवल यही अर्थ नहीं था कि राजा और सामंत, बल्कि सेनापति और सैनिक भी राजपूत होते थे और ये योद्धाओं का समूह होता था जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन करना बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहती थी। तो जाति पंचायत क्या होती थी कि जो एक जाति होती थी उसका एक पंचायत बना होता था जिसमें बड़े बुजुर्ग नियमों का पालन करवाते थे कड़ाई से, और जो न करे उसको सज़ा दी जाती थी। यही जाति पंचायत होती थी। पर्यावास क्या है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावास कहा है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को ही पर्यावास कहा जाता है। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, दौर समुद्री कहाँ की है? दक्षिणी कर्नाटक की इंपॉर्टेंट है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश की, गुजरी गुजरात की, आबारी तमिलनाडु की, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौड़ी बंगाल की, ये जानते ही होंगे। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। तो इसमें पूछा क्या जा सकता है? सिंधी तो सिंध क्षेत्र के पता ही चल जा रहा है, लाहौरी और कश्मीरी भी पता चल जा रहा है, लेकिन दौर समुद्री कहाँ की है? दक्षिणी कर्नाटक की। तेलंगाना भी पता चल जाएगा, गुजरी गुजरात की और माँ अब्दारी तमिलनाडु की है। साथ में गौड़ी बंगाल की, ये 4 याद कर लीजिएगा, मिलान करने में दे सकता है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जिसे विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं माना जाता है। पूरे भारत में जो प्राचीन वर्ग है, ये प्राचीन जो समाज है जिसमें केवल ब्राह्मण ही से बोलते हैं, आम जनता नहीं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसका कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं था, जिसे केवल ब्राह्मण ही बोलते थे, चाहे वो जिस क्षेत्र के हो, चाहे वो उत्तर भारत के हो, चाहे दक्षिण भारत के। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ध्यान रखिएगा, किसने बांटा था? जेम्स रेनल ने। इसको नोट कर लीजिएगा, नाम भी पूछता है। किसने बांटा था? जेम्स रेनल ने। इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। नोट कर लीजिएगा, जिसे हिंदू इतिहासकारों ने बाद में अमान्य मान लिया। जेम्स रेनल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। शिया क्या होते हैं? मोहम्मद साहब के दामाद अली के समर्थक जो थे वो शिया होते थे। शिया कौन होते थे? मोहम्मद साहब के दामाद अली के समर्थक। और सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो समर्थक होते थे वो सुन्नी होते थे। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या आया है कि किस दिल्ली के शासक की प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति में की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। गयासुद्दीन बलबन। बलबन की जो प्रशंसा है, बलबन ने मतलब अपना एक संस्कृत प्रशस्ति भी बनवाया था। ध्यान रखिएगा, बलबन की एक प्रशस्ति है जिसकी भाषा संस्कृत भाषा है। ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है? किस दिल्ली के शासक की प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति में है? बलबन हो जाएगा। प्रश्न ये है कि किस मुस्लिम शासक ने अपनी प्रशस्ति संस्कृत भाषा में बनवाई है? गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है कि किस शासक की तुलना सुलेमान और एक शब्द था उससे की जाती है? तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।